तो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण में पिछली कक्षा में हमने वर्ण पढ़ा था। आज आप शब्द पढ़ेंगे, शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली कक्षा में वर्ण विचार पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले ये है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहते हैं। ये हमने जान लिया है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण है, और वर्ण के जो मेल होते हैं, वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। कथित तथा लिखित दोनों ही प्रकार की भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। कथित तथा लिखित दोनों प्रकार की भाषा में इसका प्रयोग होता है। प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ अर्थ अवश्य देते हैं, क्योंकि अर्थहीन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हम नहीं करते। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा जानते हैं। आइए देखिए इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है, वर्णों से निर्मित स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे कमल, पुस्तक, गाय आदि। कमल, पुस्तक, गाय आदि, इसमें सभी तीनों शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। अब आप जान लीजिए कि इस परिभाषा की दो विशेषताएं हैं। इस परिभाषा में शब्द की दो विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे पहली विशेषता है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। दूसरी विशेषता है कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। दूसरी विशेषता यह है कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। निरर्थक शब्द, जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्द नहीं कहलाते। जैसे कमल सार्थक शब्द है, परंतु इसमें प्रयुक्त वर्णों का क्रम अगर उलट दें, लमक अगर ल म क कर देते हैं, तो इस वर्ण समूह का कोई भी अर्थ नहीं होगा। अब शब्दों का हम वर्गीकरण देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। शब्दों का जो वर्गीकरण है उसका आधार, इसका वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, आइए देखें इसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए हमको हमारे पास निम्नलिखित 5 आधार हैं। ठीक है, शब्द का वर्गीकरण 5 आधार पे करते हैं। सबसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा भेद क्या है? दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर दूसरा है भेद। तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर। तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर तीसरा भेद है। और चौथा भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ये 4 मुख्य भेद हैं, और 5वां इसमें है अन्य शब्द। ठीक है, 5वां क्या है? अन्य शब्द। अन्य शब्द। अब आपके पास वर्गीकरण 5 आधार पे आप करते हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर।
दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर और पांचवा है अन्य शब्द। अब सबसे पहले हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को जानते हैं। स्रोत का अर्थ है निकलने का स्थान। स्रोत का अर्थ है निकलने का स्थान। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों से अभिप्राय है कि किसी शब्द का मूल रूप क्या है। किसी शब्द का मूल रूप क्या है, वह किस शब्द से विकसित हुआ है या किस भाषा से आया है। जैसे हिंदी में गिलास शब्द है, वह इसके स्रोत के बारे में यदि कहा जाए तो ये शब्द अंग्रेज़ी भाषा का शब्द ग्लास से आया है। तो हिंदी में ग्लास जो अंग्रेज़ी का शब्द है, उसी से हम हिंदी में उसको गिलास के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप हिंदी के प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्द भी हैं। जैसे दूध शब्द है। दूध शब्द संस्कृत के दुग्ध शब्द से आया है। दूध शब्द संस्कृत के दुग्ध शब्द से विकसित हुआ है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का विकास करने पर, शब्दों पर विचार करने पर, हिंदी में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन पर यदि विचार किया जाए तो यह स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है इसमें कई प्रकार के शब्द हैं। जैसे संस्कृत के शब्द जो आ गए हैं हूबहू हिंदी में, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत के आधार पर तत्सम। पहला वाला जो है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर जो है इसके दो भेद हैं। पहले के दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं ये जानिए। सबसे पहला है तत्सम और दूसरा है तद्भव। पहला जो ये स्रोत के आधार पर है, इस स्रोत के आधार पर इसके दो भेद हैं। स्रोत के आधार पर, ठीक है, ये स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर ये जो पहला भेद है, इसके स्रोत के आधार पर दो भेद हैं, चार भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, इसमें स्रोत के आधार पर मुख्य चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सबसे पहला है तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में उसी रूप में आ गए हैं। तत्सम शब्द में दो शब्द हैं, जैसे तत् और सम। तत् माने उसके और सम माने समान, उसके समान। यानी तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत में ही जैसे हैं उसी के समान हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस भाषा के समान? यहाँ पे ये है कि संस्कृत भाषा के समान। संस्कृत भाषा में जो शब्द जिस रूप में है उसी मूल रूप में हमारे हिंदी में भी वह प्रयुक्त होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे आप पुत्र जानते हैं। पुत्र शब्द है, कवि है, आम्र है, दुग्ध है, ये सारे तत्सम शब्द हैं। दूसरा भेद है इसका तद्भव। तद्भव में भी दो शब्द हैं, तद और भव। तत् और भव। तत् का माने उसके, भव माने होना, उसके समान होना। यानी अगर उसके जब उसमें रूप में थोड़ा सा ऐसे शब्द जो स्रोत
भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं और उनका मूल रूप संस्कृत का ही है। वह थोड़ा प्रचलन के आधार पर उसका रूप बिगड़ गया है और वह हिंदी में आ गया है। मूलतः संस्कृत के शब्द जो है बिगड़कर परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं। जैसे दधी शब्द है, दधी शब्द है, इसको हम दूध कहते हैं, ठीक है, दधी शब्द को हम क्या कहेंगे, दही। इसी तरह से पुत्र शब्द है, पुत्र को पूत कहते हैं, ठीक है, पुत्र को पूत कहेंगे। गृह है तो घर कहेंगे, और आपका आम्र है तो आम कहते हैं। तो इस तरह से जो बिगड़ा हुआ रूप, उसके समान, संस्कृत के समान जो बिगड़ा हुआ रूप है, घिसा हुआ रूप है, बदला हुआ थोड़ा रूप है, वैसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम का जो बिगड़ा रूप है, प्रचलन के आधार पर जब उसमें थोड़ा उसका रूप बदल जाता है तो वह तद्भव हो जाता है। तद्भव शब्द कई प्रकार के होते हैं। जैसे अंधकार है तो अंधेरा हो गया, अद्य का आज हो गया, उष्ट्र का ऊँट हो गया। इसी प्रकार कर्ण का कान हो गया। तत्सम और तद्भव के लगभग बहुत सारे प्रकार हैं। उनमें से कुछ प्रकारों को आपको लिखना होगा या करना होगा, पढ़ना होगा, जिससे कि आपको, जैसे कि बानर है, वानर को हम बोलेंगे बंदर। शाक शब्द है, उसका तद्भव हो जाएगा साग। स्वप्न का तद्भव क्या हो जाएगा, सपना। स्वप्न का सपना। अब तीसरा प्रकार है देशज, ठीक है। तीसरा प्रकार स्रोत के आधार पर है, जो भेद है स्रोत के आधार पर शब्दों के जो भेद किए गए हैं, उसमें तीसरा भेद है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत में उपलब्ध नहीं हैं। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत में नहीं हैं। ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों, बोली क्षेत्रों आदि की बोली के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं, विकसित हो गए हैं। मूल रूप से ये संस्कृत में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो बोलियां हैं उनसे ये विकसित होके हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्द जो है भाषाएं, उपभाषाएं या बोलियों में बोले जाते हैं, अब बोली जाती हैं। स्थानीय प्रभाव के कारण उनका असर हिंदी पर भी पड़ा है। देश की भाषाओं और बोलियों से ही बने ये शब्द जो है देशी या देशज कहे जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, लोटा शब्द है, लोटा, टांग और डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, जूता, ये सारे शब्द जो हैं देशज शब्द हैं। अब चौथा प्रकार आप जानिए, इसका नाम है विदेशज। स्रोत के आधार पर जो भेद किए गए हैं शब्दों के, उसमें चौथा भेद है विदेशज। विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो भारत में समय समय पर जब अनेक विदेशी आए, अनेक विदेशी जातियां आईं, तो उनकी भाषाओं के प्रभाव से जो शब्द भारत में भारतीय भाषाओं में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। जैसे कि पहले भारत में मुग़लों का शासन था, तो उनके प्रभाव से हिंदी में बहुत सारे शब्द अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के आ गए हैं और आके वे भारत की भाषा में, हिंदी में घुल मिल गए हैं। उसके बाद अंग्रेज़ी राज्य का समय था। अंग्रेज़ी जब शासन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ी भाषा के अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। अब इन भाषाओं के जो अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द हैं, अन्य भाषाओं के शब्द हैं, वे भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो इस हिसाब से इन शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। इनका दूसरा नाम है आगत शब्द, इनको आगत शब्द भी कहते हैं।
अब आप थोड़े से अन्य भाषाओं के शब्द के बारे में बता दे रही हूँ। जैसे कि अरबी भाषा के शब्द हिंदी में जो आए हैं, सबसे पहले अखबार। अखबार अदालत, आज़ाद, इंसाफ, औरत, इनाम, कसम, कागज़, कानून, किताब, कुर्सी, कैद, खबर, गुनाह, जुर्माना, तबीयत आदि। जो ये सब शब्द हैं, ये सब अरबी भाषा के हैं। फारसी भाषा के कुछ शब्द देखिए, जैसे आदमी, आमदनी, आसमान, उम्मीद, कमर, कारीगर, खराब, गर्दन, गुब्बारा, गुलाब, चेहरा। ये सारे शब्द जो हैं फारसी भाषा के हैं। अगला जो है अंग्रेज़ी भाषा का शब्द, जैसे कि आइसक्रीम है, इंजन है, इंजीनियर, कंपनी, कमिश्नर, कार, कॉलेज, ये सारे शब्द जो है कॉलेज, केक, कोट, क्रिकेट, क्लर्क, चॉकलेट, जेल, टिकट, ये सारे शब्द जो है अंग्रेज़ी भाषा के हैं। अब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जैसे कि अलमारी, हाँ, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द कुर्ता, लाश, कुली, तोप, कैंची, दरोगा, ये सारे शब्द तुर्की भाषा के हैं। रूसी भाषा के शब्द हैं मिग, स्पुतनिक, हाँ, और फ्रेंच भाषा का शब्द है काजू, कारतूस, अंग्रेज़। चीनी भाषा का शब्द है चाय और लीची। अब आप अगला जो है, इसमें एक शब्द होता है संकर शब्द बोलते हैं उसको, संकर शब्द। जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनाए गए हों तो उसे संकर शब्द कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं के मेल से जब शब्द बने हों तो उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। संकर शब्द में देखिए, जैसे कि चाय वाला शब्द है, चाय वाला, ठीक है। चाय चीनी भाषा का शब्द है, और वाला जो है हिंदी का शब्द है, तो दोनों मिला के संकर शब्द हो गया। ऐसे ही कपड़ा, मिल, कपड़ा जो है वह हिंदी का शब्द है, मिल जो है वह अंग्रेज़ी का शब्द है, तो दोनों मिला के एक हो गए तो संकर शब्द के अंतर्गत आएंगे। जेल खाना, जेल खाना, जेल जो है वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, खाना शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है, तो दोनों मिला करके हो गया जेल खाना, ये संकर शब्द हो जाएगा। ऐसे कि आप लाठी चार्ज शब्द सुने होंगे। लाठी हिंदी का शब्द है लाठी, और चार्ज अंग्रेज़ी का शब्द है, दोनों मिलके एक हो गया है तो लाठी चार्ज। इस तरह से जब दो भाषाओं के शब्द मिलके एक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं संकर शब्द। अब दूसरा जो भेद है वो हम जानेंगे रचना के आधार पर। दूसरा भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर दूसरा जो भेद है उसके बारे में जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। आइए अब रचना के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। इसमें पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ निश्चित होता है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है, परंतु उसके खंड करने में उसके खंड का कोई अर्थ नहीं होता। जब उन्हें हम खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कमल शब्द है, तो कमल को यदि खंड किया जाए, क अलग कर दें, म अलग कर दें, ल अलग कर दें, तो इसका खंड करने पे उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार जब मूल शब्द को हम अलग अलग कर देते हैं
तो जो है उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो उस कोई अर्थ न निकलने के दशा में ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों के निश्चित अर्थ हों तथा जिसके खंड सार्थक न हों ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के निश्चित अर्थ हो, मतलब कि उनका कोई अर्थ में बदलाव उनके नहीं होगा। जिन शब्दों के निश्चित अर्थ हो और जिनका हम खंड ना कर सके ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। ठीक है, दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। तो दूसरे यौगिक शब्द की परिभाषा के बारे में जानते हैं। जो शब्द एक से अधिक शब्दों का या शब्दांशों के योग से बना हो। जो शब्द एक से अधिक शब्द या शब्दांशों के योग से बना हो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ऐसे यौगिक शब्द के हम सार्थक खंड कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय शब्द है, हिम और आलय, ये दोनों शब्द दो शब्दों से बन के, जैसे ये शब्द है और एक शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी और हिमालय दोनों जो है दो शब्दों से मिलकर बने हैं। अब जैसे देखिए कि विद्या और अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा, हिम और आलय हिमालय हो जाएगा। इन दोनों शब्दों के ही हम जब हमने कर दिए तो दोनों के अर्थ हैं। तो खंड करने के बाद भी जब इनका अर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिसके खंड करने पर कोई न कोई अर्थ निकले, यानी खंड करने पर भी वह सार्थक रहे, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में जैसे पुस्तकालय है, पुस्तक है, आलय है, तो दोनों का ही अर्थ है, खंड करने पे भी अर्थ निकलता है। इसी तरह से अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में अति और आवश्यक, अति और आवश्यक, अत्यावश्यक। परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर। अब यहाँ पे अब इसके बाद जो है हम तीसरे प्रकार पर आते हैं। तीसरा प्रकार है योग रूढ़। तीसरा प्रकार क्या है? योग रूढ़। यहाँ पे एक उदाहरण, जैसे हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है कमल, इसका उदाहरण। इसे हम खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरा जैसे कि पुस्तकालय है, पुस्तकालय, 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 हिमालय, ये सब शब्द जो है इनको खंड किया जाए तो इनका अर्थ निकलता है। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो यौगिक ही होते हैं और दो शब्दों के मेल से बने रहते हैं, परंतु अंतर केवल इतना है कि ये अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये भी यौगिक शब्द ही हैं, परंतु इनकी विशेषता ये है कि ये इनका जो मूल अर्थ है उस खंड के अर्थ को न प्रकट करके ये कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जलज, जैसे जलज शब्द है, जल का अर्थ है पानी और ज मने उत्पन्न होना, जल जलज शब्द है। इसमें आप खंड करिए जल और ज। जल मने पानी और ज मने पैदा होने वाला, जलज। जल में अनेक वस्तुएं पैदा होती हैं, परंतु यहाँ जलज का अर्थ जो है कमल से ही है। कमल के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया है, रूढ़ हो गया है, इसीलिए कमल शब्द हम जलज से कमल का ही अर्थ लेंगे। योग रूढ़ शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जैसे गजानन, गजानन गज के समान मुख है जिसका, उसको हम गणेश जी के लिए ही प्रयोग करते हैं। ये गणेश जी के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी तरह चक्रपाणी, चक्रपाणी
विष्णु के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। गिरिधर, गिरिधर श्री कृष्ण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी तरह दशानन, दशानन भी रावण के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार आपने जाना बनावट के आधार पर शब्दों के चार भेद, और इधर रचना के आधार, बनावट के आधार पर और यहाँ रचना के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक है, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। स्रोत के आधार पर तीन भेद स्रोत के आधार पर चार भेद होते हैं और रचना या बनावट के आधार पर तीन भेद होते हैं। ठीक है, स्रोत के आधार पर आपने जाना चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और रचना के आधार पर आपने तीन भेद जाना। कौन कौन से? पहला रूढ़, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़। तो इन दोनों भेदों को आपने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। दो भागों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम बांटते हैं। सबसे पहला भेद है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अब हम प्रयोग के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, प्रयोग के आधार पर हम जो है शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक का प्रयोग करने से विकार उत्पन्न हो जाए। जिसमें लिंग, वचन और कारक का प्रयोग करेंगे और विकार उत्पन्न हो जाए। विकार यानी कि परिवर्तन। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत चार शब्द आते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार प्रकार के शब्द आते हैं। विशेषण, ठीक है, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये विकारी हैं। लिंग, वचन और कारक के प्रयोग से इनमें परिवर्तन आ जाता है। और अविकारी शब्द क्या है? दूसरा भेद है अविकारी शब्द का। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के प्रयोग से कोई विकार उत्पन्न न हो। जिनमें कोई विकार उत्पन्न न हो वे अविकारी शब्द, और जिनमें विकार उत्पन्न हो वह विकारी शब्द। अब इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आपका आता है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और उसके बाद है समुच्चय बोधक, और उसके बाद विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से चार हुए। ठीक है, कुल मिला के 8 हो गए। विकारी 4 और अविकारी 4 शब्द। ठीक है, 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अब जैसे देखिए, आप उदाहरण देखिए। आप जैसे लड़का है, आपको अगर लिंग में परिवर्तन करना है तो लड़की, और वचन आप लिखेंगे, जब वचन में परिवर्तन होगा तो हो जाएगा लड़के। इसी तरह सर्वनाम में देखिए, जैसे तुम्हारा, अगर लिंग परिवर्तन कर दीजिए तो हो जाएगा तुम्हारी, और वचन परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये आपका जो
विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण शब्द में क्या है कि विशेषण शब्द में काला है जैसे, ठीक है, काला जो है, काला के बाद अगर करेंगे तो काली हो जाएगा। ठीक, काली और काले। फिर क्रिया में यदि करेंगे तो हो जाएगा पढ़ता है, पढ़ेगा, ये सब। लेकिन उसी जगह हम अगर तेज कहते हैं, तेज, तो तेज में कोई परिवर्तन लिंग, वचन और कारक में नहीं होता। इस प्रकार से आपने आज जाना शब्द के कई 3 आधार पे, स्रोत, बनावट और प्रयोग के आधार पर। अब शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।